स्वागत है आप सबका स्मार्ट अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अबू सुफियान। जैसा कि पिछली कक्षा में आप लोगों को फिजिक्स के पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, उसका ऑब्जेक्टिव को कराने का काम कर रहे थे। तो आज वहीं से आगे फिर हम लोग चलेंगे। इसका 9 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। आज 10वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे देखेंगे। तो इसका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो अगर बात करें कि आवर्धन होता क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। एम से सूचित किया जाता है। या तो हम लोग एम बराबर एच आई का एक अन्य सूत्र और भी है। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई हमें पता ना हो, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दी हुई रहे, तो ऐसे भी हम लोग जो है आवर्धन का मान निकाल सकते हैं। और उसके लिए सूत्र होता है m बराबर माइनस बाई यू। एक बात खास करके याद रखने वाली बात है कि जो आवर्धन होता है यानी m का कोई मात्रक नहीं हो। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आवर्धन मात्रक विहीन होता है। अब इसका अगर आवर्धन मात्रक विहीन होता है तो थोड़ा सा समझेंगे कि ऐसा क्यों। अगर मान लीजिए कि वस्तु की जो ऊंचाई है, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, एच ओ। अगर किसी वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं कि 2 मीटर है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं 4 मीटर है, तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अब अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई देखें तो 4 मीटर, और वस्तु की ऊंचाई देखें तो 2 मीटर। मीटर से मीटर सबसे पहले मात्रक से मात्रक कटता है। ये हम लोग कहेंगे कि मात्रक, इसमें अब जो है इसका जो आवर्धन का मान आएगा, 2 से 2 कटेगा, यानी आवर्धन का मान जो आया वो 2 आया। यानी इसमें से मात्रक हट गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। अब आते हैं कि क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। प्लस में एक होता है, माइनस में एक होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अब एक बात याद रखिएगा, अगर वस्तु की ऊंचाई
और प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये दोनों बराबर हो तो आवर्धन भी बराबर होगा, यानी m ये 1 के बराबर हो। अगर वस्तु की ऊंचाई अधिक हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई कम हो, इस कंडीशन पर याद रखिएगा, जो आवर्धन का मान होता है वो 1 से छोटा होता है। अगर वस्तु की ऊंचाई कम हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा हो, अब याद रखिएगा, जो आवर्धन का मान है वो 1 से बड़ा होगा। आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर आवर्धन धनात्मक हो आवर्धन अगर धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। अगर आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यहाँ से एक बात हमको डायरेक्ट समझ में आएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई अगर बराबर हो तो आवर्धन 1 के बराबर होगा। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा हो, वस्तु की ऊंचाई कम, वस्तु की ऊंचाई ज्यादा हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई कम हो तो आवर्धन का मान भी कम होगा 1 से, और वस्तु की ऊंचाई कम, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा हो। इस कंडीशन पर जो आवर्धन का मान है वो 1 से ज्यादा हो, आवर्धन का मान 1 से ज्यादा हो। यानी अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई कम हो तो आवर्धन का मान कम होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा हो तो आवर्धन का मान ज्यादा होता है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई अगर बराबर हो तो आवर्धन का मान भी 1 के बराबर होता है। अब यहां पर है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। एक बात याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो दोनों बराबर होता है, तो इसका मतलब आवर्धन 1 के बराबर होगा। और समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, इसलिए आवर्धन का मान धनात्मक होगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर। तो अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था
कि प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम होता है। उसका 2 नियम होता है। सबसे पहले कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल पर होता है। और वहीं पर एक बात बताए थे कि अगर कोई परावर्तक सतह है, अगर कोई प्रकाश की किरणें लंबवत आपतित हो, तो वह परावर्तित भी उसी दिशा में हो जाएगी। तो इस कंडीशन पर जो आपतन कोण है यानी कोण आई और कोण आर यानी परावर्तन कोण, ये दोनों 2 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर आपतित होती है, तो परावर्तन का मान होगा 0 डिग्री। तो चलिए फिर इसका अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज, किरण पुंज, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले प्रकाश पुंज और किरण पुंज ये दोनों एक ही चीज है। अगर बात करें कि किरण किसको कहते हैं, तो सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को, समूह यानी झुंड को, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? अभिसरित प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो हमेशा समानांतर प्रकाश पुंज होता है। अभिसरित प्रकाश पुंज नहीं होगा, अपसरित भी नहीं होगा। का ऑप्शन नंबर बी समानांतर प्रकाश। चलते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन पर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन के नियम के अनुसार, स्नेल का नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार, परमार्ट का सिद्धांत के अनुसार। अभी अभी हमने बताया कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। इसका पहला नियम है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो ये किसके अनुसार? परावर्तन के नियम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो। न्यूटन के नियम के अनुसार नहीं होगा, स्नेल के नियम के अनुसार नहीं होगा, तो होगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं। अगर कोण आई 45 डिग्री है तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? तो परावर्तन कोण कहेंगे, यानी कोण आर। तो ये कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि परावर्तन के नियम के अनुसार जो आपतन कोण है वो अगर 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण 45 डिग्री का, यानी परावर्तन के नियम कहता है कि आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका पहला ऑप्शन है 45 से कम, ये तो होगा ही नहीं। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। 45 डिग्री से अधिक ये भी नहीं होगा, और इनमें से कोई होगा ही नहीं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से समझिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात बायां दायां प्रतीत होता है
ऑप्शन बी है ऊपर नीचे प्रतीत होता है, बड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, और पिछली कक्षा में भी हमने बताया था कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं होती है। प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी आपका ऊपर ऊपर रहेगा, नीचे नीचे रहेगा। प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, वस्तु दर्पण से जितने आगे रहता है। अब बात आती है कि पार्श्व। पार्श्व मतलब होता है पीछे से उल्टा। पीछे से कहने का मतलब कि आप अगर एक अपने घर में आईना होगा, शीशा होगा, उसमें जो है अपने प्रतिबिंब को देखते होंगे कि आपका दाहिना हाथ प्रतिबिंब का बायां प्रतीत होगा आपको, और प्रतिबिंब का बायां हाथ आपका दाहिना हाथ प्रतीत हो। तो इसका मतलब पार्श्व उल्टा का मतलब होता है कि बायां दायां लगेगा और दायां बायां लगेगा। क्या ये वाला सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऊपर नीचे प्रतीत होता ऐसा तो होता ही नहीं है समतल दर्पण में। ऊपर नीचे यानी इस ऊपर नीचे के आधार पर समतल दर्पण में कहा जाता है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। पार्श्व अगर कहे यानी पीछे से उल्टा, यानी आपका दाहिना प्रतिबिंब का बायां और आपका बायां प्रतिबिंब का दाहिना लगेगा। यानी बायां दायां से उल्टा जब होता है तो उसे कहते हैं पार्श्व उल्टा। बड़ा होता है ये तो होगा ही नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन में कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान होता है। हमने अभी अभी बताया कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान, तो सबसे पहले इस बात को याद रखना है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर, और जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर हो तो आवर्धन का मान 1 के बराबर होता है। और अगर समतल दर्पण है तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक होगा, और जब काल्पनिक होगा यानी आवर्धन का मान धनात्मक होगा, तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और आज के क्लास में यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ से आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे।